जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप तमाम साथियों का जो है अपने YouTube चैनल पर जो है आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जो है बायोलॉजी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के जो है अगले चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पर जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था? तो लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस ने दिया था टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने जो है प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखेंगे साथियों, ये वैज्ञानिक जो थे ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। क्या थे? स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें जो है जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया था। एक जो है प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम के रूप में जो है इन्होंने जो है सजाया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को जो है किसमें रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। पुष्पी और अपुष्पी पादप में जो है वर्गीकृत किया गया था, यानी क्रिप्टोगेम्स और फनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स के तीन भाग, यानी क्रिप्टोगेम्स को तीन भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जिसके अंतर्गत जो है किसे रखा गया था? तो शैवाल को रखा गया था। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत पादपों में जो है फल फूल और बीज नहीं बनते हैं, जबकि फनेरोगेम्स में जो है फल फूल और बीज जो है बनते हैं। तो पुष्पी पादपों को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को फनेरोगेम्स के अंतर्गत रखा गया। तो आंसर जो है बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फनेरोगेम्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है अपुष्पी पादपों को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स किसे कहते हैं? तो जीरोफाइट्स को भी याद रखेंगे, वैसे पौधे जो सूक्ष्म वातावरण में उगते हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, तो उनके वंश और जाति बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा इसका, वंश और जाति। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय क्या है? तो वंश और जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिन पादपों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? तो बीज तो बनता है परंतु पुष्प नहीं लगता है, तो उसे कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहते हैं उसे? अनावृत बीजी कहते हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज जो है किसने की थी? तो ल्यूवेनहुक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। प्रश्न नंबर 11, जीवाणु से संबंधित कथनों में से कौन सही है? तो कथन ध्यान रखेंगे, अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, जीवाणुओं को पौधा माना जाता है क्योंकि, जीवाणु को पौधा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो है क्या पाए जाते हैं? इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए जो है इसे क्या माना जाता है? तो पौधा माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं तो सूत्रकनिका नहीं होती है। डी जो है आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी सूत्रकनिका। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो क्षर रूपी। इसकी साधारण आकृति कैसी होती है? तो क्षर रूपी होती है। 15वां प्रश्न पर चलते हैं, जो जीवाणु गोल आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? गोल आकार में भी होते हैं और सबसे छोटे होते हैं, तो उसे कहते हैं गोलाणु। क्या कहते हैं उसे? गोलाणु कहते हैं।
अगला प्रश्न, एक गोल जीवाणु कहलाता है तो कोकस, गोल आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। एक सर्पिला यानी सर्पिलाकार जीवाणु, सर्पिल जीवाणु को कहते हैं तो क्या कहते हैं? स्पाइरुलिनम कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पाइरिलम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जीवाणु की कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक्स कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक्स कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक्स प्रकार की कोशिका होती है, इसीलिए वेल डेवलप न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। जीवाणु के पास एक अतिरिक्त जो है डीएनए वाला पार्ट्स होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। डीएनए में एक्स्ट्रा डीएनए वाला पार्ट्स जो है जीवाणु में क्या पाया जाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में पाए जाने वाले डीएनए या इस प्लाज्मिड का उपयोग जो है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वास्तविक केंद्रक नहीं होता है तो जीवाणु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो यह कहलाता है वर्ण किलवक। क्या कहलाता है? तो वर्ण किलवक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण किलवक कहलाता है। पाश्चर प्रसिद्ध है तो पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ध्यान रखेंगे रोगों की जर्म थ्योरी के लिए जो है पाश्चर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटे जीव कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गेलिस्पेक्टम। इसका पूरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गेलिस्पेक्टम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। सी विल बी राइट आंसर, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती है तो रूट नोड्यूल्स किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में जो है रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि अधिक जो है नमक वाले जो है अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। अगर उसमें अधिक नमक होगा तो क्या होगा? तो उसके जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। उसके जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह जो है जीवाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो इस्चेरिशिया कोलाई, इसे ई कोलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कोलाई, शॉर्ट में इसे ई कोलाई भी कहते हैं। यह बड़ी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी आंत में। यह बड़ी आंत में जो है सहजीवी संबंध स्थापित करता है और विटामिन B12 और विटामिन के हमारे शरीर को प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो है बड़ी आंत में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को खाता है और उसके बदले में हमारे शरीर को क्या देता है? विटामिन B12 और विटामिन के प्रोवाइड कराता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जो है जीवाणु है तो तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वह माइक्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लेस्ट्रीडियम बिटुलिनम के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 जीवाणु बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों? तो 64 जीवाणु बनेंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है सहायक है? तो ध्यान रखेंगे फली। आंसर क्या होगा? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या करना? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो चाय की पत्तियों पर जो है क्यूरिंग के लिए तो जीवाणु का उपयोग करते हैं। किसका? जीवाणु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये हो जाएगा एनाबीना। क्या हो जाएगा? एनाबीना। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन करता है मदद? तो ध्यान रखेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। बहुत ही सामान्य प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो है खट्टा किसके द्वारा हो जाता है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा हो जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध जब दही के रूप में जम जाता है, इसके जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु हैं, ये प्रश्न है। तो राइजोबियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। ये लेग्यूमिनस प्लांट के जो है रूट में यानी जड़ों में पाया जाता है, दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। चलिए ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवस्की ने जो है इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांसजिशनल ग्रुप, यानी यह कह सकते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जब सजीवों के शरीर में प्रवेश करता है तो यह सजीव की तरह व्यवहार करता है, जब यह निर्जीव के शरीर में जो है प्रवेश करता है तो यह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, यानी निर्जीव के शरीर पर रहने पर यह वृद्धि या ग्रोथ नहीं करता है, जबकि सजीवों के शरीर में रहने पर यह वृद्धि या ग्रोथ करता है। इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और वायरस जो होते हैं वह क्या होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर करने का मतलब क्या? ए सेलुलर यानी अकोशिकीय होते हैं। ए सेलुलर अकोशिकीय होते हैं, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए और क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स नहीं होते हैं दोस्तों तो विषाणु। किसमें? विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है, तो टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस जो है होता है और ये विषाणु से संबंधित है। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है किसमें वृद्धि करता है? तो यह जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, मृत कोशिकाओं में वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, इसीलिए इसे निर्जीव माना जाता है। अगला है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो आलू में मोजैक रोग के कारक तत्व क्या है? तो विषाणु है। क्या है? विषाणु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थाइलोफाइटा। शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? थाइलोफाइटा को जाना जाता है। यानी क्रिप्टोगेम्स और फनेरोगेम्स में जो है, तो क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत ही जो है शैवाल आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? थैलोफाइटा। अगला प्रश्न, शैवालों की कोशिका भित्ति
बनी होती है? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला, यूक्लोरेला ये नंबर आंसर हो जाएगा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है, तो शैवाल के कारण जो है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयोडीन। गलगंड कम करने का मतलब जो है गले का जो है फूल जाना। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त करते हैं? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरा शैवाल है? तो हरा शैवाल है, तो ध्यान रखेंगे क्लोरोफाइसी में हरा शैवाल आता है, रोडोफाइसी में लाल शैवाल आता है। रोडोफाइसी के अंतर्गत किस शैवाल को रखा गया है? तो लाल शैवाल को रखा गया है। और फियोफाइसी के अंतर्गत जो है भूरा शैवाल को रखा गया है। शैवाल को रखा गया है, भूरा शैवाल को रखा गया है। तो रोडोफाइसी में लाल शैवाल, फियोफाइसी में भूरा शैवाल और क्लोरोफाइसी में हरा शैवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफाइसी। क्या आंसर होगा? क्लोरोफाइसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो स्वपोषित है शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है, इसीलिए क्या होगा? स्वपोषी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किसका करते हैं? राइजोबियम को करते हैं। और किसका करते हैं? नीलहरित शैवाल को करते हैं, एजोला को करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरेला। क्लोरेला को जो है स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरेला को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनिसेलुलर होता है। चूंकि यह यूनिसेलुलर होता है यानी अकोशिकीय होता है और यह तेजी से बढ़ता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे अंतरिक्ष यात्री इसे अपने केबिन के हौज में लेकर के जाते हैं। ऑक्सीजन और प्रोटीन दोनों प्राप्त करते हैं और इसमें ग्रोथ बहुत तेजी मात्रा में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग जो है लाल शैवाल के कारण होता है। एगार एगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगार एगार जो है शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे जो होते हैं वह होते हैं फंजाई, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फंजाई के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। क्या किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन वह हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अगले प्रश्न, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में जो है संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। किस रूप में होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। अगला प्रश्न, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? तो कवक व उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो है माइकोराइजा बनाता है। कवक और उच्च पौधों के जड़ को क्या कहा जाता है? तो इसके सहजीवी संबंध को जो है माइकोराइजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों के छालों पर जो है जो कवक उगता है उसको क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ए विल बी राइट आंसर। अगला है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्पोफिलस कॉर्पोफिलस कहते हैं। डी विल बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक के पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है पाइथोफथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, जो है सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक, डबल रोटी के निर्माण में जो है काम आने वाला कवक है, कौन है, तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम क्या है, तो ध्यान रखेंगे साथियों, पेनिसिलियम कवक है, क्या है, कवक है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एर्गोट किससे जो है प्राप्त होता है, तो एर्गोट किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे एर्गोट जो है क्लेबीसेप्स से जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, तो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन जो है प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, इष्ट में कायिक जनन होता है, तो इष्ट में कायिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है, तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, तो इसमें CO2 का उत्पादन होता है और रोटी को क्या बना देता है, तो स्पंजी यानी सॉफ्ट मुलायम बना देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, तो खाने योग्य इनमें से कौन जो है खाने योग्य कवक है, तो एगेरिकस, एगेरिकस इनमें से जो है खाने योग्य कवक है। आटे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आटे में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे साथियों, LSD, LSD किससे प्राप्त होता है, तो LSD जो है किससे प्राप्त होता है, इसको किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, ये देखेंगे, तो इसे कवक के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। LSD को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो कवक द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था, तो ध्यान रखेंगे वाक्समैन ने किया था, किसने किया था, वाक्समैन ने, डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, टिक्का रोग किसमें होता है, तो टिक्का रोग किसमें होता है, तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है, डी विल बी राइट आंसर। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो सामान्य खाद्य छत्रक जो है क्या होते हैं, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, सी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मशरूम क्या है, तो मशरूम क्या है, तो कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, सी विल बी राइट आंसर। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो कवक से उत्पन्न होती है, बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है माइकोराइजा, कौन दर्शाता है, माइकोराइजा, यानी कवक एवं उच्च पादपों के जड़ों के बीच जो है कार्यात्मक संबंध या ये कह सकते हैं सहजीवी संबंध कौन दर्शाता है, तो माइकोराइजा। अल्फा विष किससे बनते हैं, तो अल्फा विष जो है किससे बनते हैं, तो कवक से बनते हैं, किससे बनते हैं, कवक से बनते हैं। अगला प्रश्न है, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है, तो पनीर बनाने में एस्परजिलस का उपयोग करते हैं, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न,
लाइकेन जो नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? तो ये किसके सहजीवी सहचर हैं? तो शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को ही क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। किस प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं? तो SO2 प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं, यानी जिस क्षेत्र में SO2 प्रदूषण ज्यादा होगा तो वहां लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो लाइकेन नहीं उगता है। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से जो है लिटमस निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है? तो लाइकेन में जो है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, और यह सहजीवी संबंध जो है क्या कहलाता है? तो हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। अगला प्रश्न, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स कहते हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगला है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन। क्या हो जाएगा आंसर? सी विल बी राइट आंसर, इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया। डी विल बी राइट आंसर। परमेलिया जो है लाइकेन है, इस परमेलिया लाइकेन से जो है मिर्गी की दवा जो है बनाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थल चर जो है कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइड्स, जर के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइड्स किसमें देखने को मिलता है? तो ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है, तो ब्रायोफाइटा में क्या सम्मिलित है? लीवर बर्ड एवं मॉस। तो लीवर बर्ड और मॉस जो है इसमें सम्मिलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 101। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइटा में। किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटा में बीजों की प्रकृति जो है उत्पन्न होती है। डी विल बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है शैवाल आता है, और ब्रायोफाइटा जो है इसमें जड़ नहीं पाए जाते हैं। जड़ के स्थान पर जो है राइजोइड्स मूलाभास जो है पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना और पत्ती तीनों में विभेदित होते हैं। ठीक है, नम जगहों पर उगते हैं, इसीलिए ये कह सकते हैं कि बीजों की प्रकृति इसमें देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला। ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए जो है रखते हैं? तो मेजों पर जो है सजावट के लिए से रखा जाता है? तो सिनेजलेला। सिनेजलेला को संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। सिनेजलेला के पास अगर क्या हो, वाटर ना प्रेजेंट हो, तो यह ड्राई कंडीशन में चला जाता है। अगर इसे पानी मिल जाए तो 5 से 10 मिनट के अंदर हरे भरे दिखने लगते हैं, इसीलिए इसे संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिनेजलेला को संजीवनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो किसके बीजाणु को जो है दवा के रूप में जो है प्रयोग में लाते हैं? तो लाइकोपोडियम के बीजाणु को दवा के रूप में लाते हैं। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसे किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। इसे धान के खेत में अगर लगा दें तो धान के फसल को भी फायदा होगा, और एजोला को अगर गाय को खिला दें तो गाय दूध की उत्पादकता को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में जो है सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 108, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो संसार के सबसे लंबे पौधे जो है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। क्या होगा आंसर? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। सॉरी क्षमा चाहेंगे, इसका आंसर भी क्या होगा? जिम्नोस्पर्म ही होगा, क्योंकि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नग्न बीजी कहते हैं। क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो चिलगोजा को कहते हैं। सी विल बी राइट आंसर। जिम्नोस्पर्म का जो है मेवा किसे कहते हैं? तो चिलगोजा को कहते हैं। किसे कहते हैं? चिलगोजा को कहते हैं। सी विल बी राइट आंसर। कोरेलॉइड जड़ें जो है किसमें पाई जाती है? कोरेलॉइड जड़ें जो है किसमें पाई जाती है? तो कोरेलॉइड जड़ें जो है साइकस में पाई जाती है। सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है किसमें होता है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखेंगे, पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से जो है प्राप्त की जाती है। सी विल बी राइट आंसर। विषाणु क्या है? तो विषाणु क्या है? तो अकोशिकीय होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं, यानी ए सेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये कि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। डीएनए या आरएनए जो है देखने को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ए विल बी राइट आंसर। वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतः क्रिया कर सकते हैं। ये ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर वर्ग क्या है? तो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर वर्ग जो है क्या है? तो जीवाणु विकृति। क्या है आंसर? बी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक यानी प्रदूषण को सूचित करने वाला जो पौधा है वह कौन है? तो लाइकेन है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग करते हैं जैविक खाद के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को किस जो है जगत के अंतर्गत रखा गया है, यानी नील हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है? तो मोनेरा जगत में रखा गया है। किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। अगला प्रश्न, पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो जलीय जो है मुख्यतः कौन है? तो शैवाल जलीय होता है, और शैवाल थैलोपाइटा के अंतर्गत आता है, यानी क्रिप्टोगेम्स के थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल जो है आता है, और ये इसका जो है जीवन क्या होता है? जलीय होता है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो विभेदित काय नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे थैलोफाइटा। विभेदित काय कहने का मतलब क्या? जिसे जड़ तना पत्ती में जो है विभाजित नहीं कर सकते हैं। शैवाल को जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं करते हैं, और यह जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो जिम्नोस्पर्म के तहत जो है वर्गीकृत किया गया है तो पाइनस को। अगला प्रश्न है, पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं जो है साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। पक्सिनिया एक परजीवी है, तो पक्सिनिया एक परजीवी है, तो ये क्या है? तो कवक है। क्या है? कवक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? तो फंगी से संबंधित नहीं है, पहले देख लेते हैं कि फंजाई से संबंधित कौन है। तो राइजोपस है, एस्परजिलस है और म्यूकर है। नहीं है तो यूग्लिना। यूग्लिना को क्या कहा जाता है? तो यह जो है पौधे और जो है जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कहलाता है, क्योंकि यह जो है क्या होता है, स्वपोषी और परपोषी दोनों की तरह कार्य करता है। तो यूग्लिना को जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या कहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई के अंतर्गत नहीं आता है तो यूग्लिना। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पीय है? तो अपुष्पीय कौन है? तो टेरिडोफाइट्स। अपुष्पी पादप के अंतर्गत जो है टेरिडोफाइट्स आते हैं। अपुष्पी पादप को 3 वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, जबकि पुष्पी पादप को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आ रही है आपको तो ध्यान रखेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।